Hello my dear students. So today we are going to start the class 7 chapter. The name of the chapter is Life in the Temperate Grassland. This is Geography chapter. So हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. ज्योग्राफी का हम एक पोर्शन उठा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड. सो लेट्स स्टडी अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड. अच्छा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द स्टार्टिंग द चैप्टर इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. ठीक है, ये अगर किसी ने समझ लिया तो करीब 10 to 20% कंफ्यूजन ये भी खत्म हो जाते हैं. ठीक, तो हम जब अगर बात करेंगे लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड तो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के 3 बेसिकली डिवाइड होते हैं, है ना. हमारे अर्थ पे 3 डिवीजन होता है. ठीक है, तो वो डिवीजन कैसा होता है बेटा, हमारे अर्थ पे इस तरीके का, मान लो हमने एक अर्थ ड्रॉ किया है, ये हमारी अर्थ है. ठीक है, अब इसमें हमने आपको बताया होगा कि दिस वन इज 0 डिग्री और this one is 23 degree which is known as Tropic of Cancer and this one is 23 degree south, that is Tropic of Capricorn. तो हमने बताया था कि Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn का ये जो एरिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन. क्या बोलते हैं, टॉरिड. ठीक है, इसके साथ ही हमने बोला था 23 से लेके 66 डिग्री एंड 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके 66 डिग्री साउथ में क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है. क्या होता है बेटा, टेम्परेट जोन होता है. तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि जो लाइफ है वो टेम्परेट ग्रासलैंड में किस तरीके से काम करती है. हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो लाइफ होती है लोगों की वो टेम्परेट ग्रासलैंड में किस तरीके से काम करती है. ठीक है, या लाइफ टेम्परेट ग्रासलैंड में कैसी होती है. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में, in the previous chapters we saw how the varied life and the people can be, although in the name of the region sound similar as river basins. In this chapter we shall see the another 2 regions which sound similar as the grasslands in North America and those of in South America. आज भी हम सिमिलर चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स के बारे में. Then we have to see in the life of equatorial and subtropical regions of Amazon and the Ganga Brahmaputra basin. हम इसमें पढ़ेंगे कि बेसिकली कि इक्वेटोरियल रीजन, सब कॉन्टिनेंटल, सब ट्रॉपिकल रीजन और गंगा ब्रह्मपुत्रा के बेसिन में जो लाइफ होती है वो किस तरीके की होती है, इसके बारे में. Then the land was different in the terms of flora and fauna and more importantly the people and their habitation. हम देखेंगे कि अगर अलग अलग रिवर सिस्टम की बात करें, अलग अलग प्लेसेस की, ग्रासलैंड्स की, डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरा फौना, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फ्लोरा मीन्स फ्लावर या प्लांट्स. ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फौना, फौना मीन्स एनिमल्स. और इसके साथ ही ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मतलब क्या होता है भाई, ह्यूमन का मतलब तो जानती हो आप क्या होता है, इंसान होना ना. ह्यूमन बीइंग मतलब मैन एंड वुमेन जो भी है. ठीक है, तो ह्यूमन, तो फ्लोरा फौना और ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है वो डेजर्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, सब ट्रॉपिकल रीजन्स और उसके साथ ही ट्रॉपिकल रीजन्स और गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन्स हो गए, हर जगह पे अलग अलग होती है. लेट अस नाउ सी द लाइफ एंड द जियोग्राफिकल पेक्यूलरिटीज इन द ग्रासलैंड्स ऑफ द टेम्परेट जोन. जो टेम्परेट जोन पे हमारा ग्रासलैंड्स आता है उसके बारे में पढ़ेंगे. स्पेसिफिक रेफरेंस टू द प्रेयरीज इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द वेल्स आल्सो समटाइम नोन एज इन साउथ अफ्रीका. तो हम यहाँ पे 2 रीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. जैसे अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा हम क्या पढ़ने वाले हैं. देखिए, नॉर्थ अमेरिका है, ये यहीं से लगा हुआ हमारा साउथ अमेरिका, और क्या आता है हमारा, वेल्स आता है, वो आता है अफ्रीका में. ठीक है, तो हम पढ़ने वाले नॉर्थ अमेरिका के प्रेयरीज के बारे में और साउथ अफ्रीका के वेल्स के बारे में. ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रासलैंड्स है. ठीक है, जैसे ये आपको इमेज दिख रहा होगा, ये है प्रेयरीज इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका के जो प्रेयरीज हैं ये दिख रहे हैं. ठीक है, सो प्रेयरीज क्या होते हैं, इनका लोकेशन क्या है. प्रेयरीज आर अ ह्यूज एक्सपेंशंस ऑफ लैंड व्हिच आर नोन एज फॉर द टॉल ग्रासेस एंड द वेरी फ्यू ट्रीज. कुछ फ्यू ट्रीज के लिए और टॉल ग्रासेस के लिए एक एरिया, एक ग्राउंड जहां पे ढेर सारे ग्रासेस हैज बीन ग्रोन. और यहाँ पे बेसिकली ट्रीज इतने ज्यादा नहीं दिखते जितनी ग्रासेस दिखती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम,
प्रेरीज बोलते हैं। दे आर लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ अमेरिका विद द नदर्न बाउंड्रीज एक्सटेंडिंग। ये अमेरिका के बीच में है बेटा, अमेरिका के बीच में है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम, हार्ट ऑफ अमेरिका, और एक्सटेंडिंग इनटू साउथ ऑफ कनाडा। कह रहा है इसकी जो बाउंड्रीज है वो सदर्न कनाडा तक जाती हैं। एंड द कनाडा दे एक्सटेंडेड इन द रीजन ऑफ द अल्बर्टा, सस्कैचुआन एंड Manitoba and Ontario. In USA they extended in North America, South Dakota, Minnesota, है ना, ये सारे के सारे हमारे नाम है, लोवा तक है। If you see the map in general, they can be seen to be extending from the Rocky Mountain in the west and the Great Lake in the east. तो बोल रहा है कि साउथ में तो कनाडा है ना, they extended in the north and south, ये क्या बोल रहा है, कनाडा एक्सटेंडेड इन द रीजन, बाउंड्रीज इसकी कहां पे बेटा, अमेरिका विद नदर्न बाउंड्रीज एक्सटेंडिंग इनटू द सदर्न कनाडा। ठीक है, कनाडा के सदर्न में। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट है सदर्न में कनाडा, कनाडा के सदर्न में, सदर्न ऑफ इनटू द सदर्न कनाडा। ठीक है, देन सेकेंड वन इज, ये बोल रहा है रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट, दूसरा पॉइंट है, रॉकी माउंटेन इसके कहां पे आएंगे, वेस्ट पे आएंगे। एंड ग्रेट लेक इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या आएगा, रॉकी माउंटेन्स वेस्ट में, ईस्ट में आएंगे क्या, ग्रेट लेक्स। तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और सदर्न पोर्शन किसका है, कनाडा का है। ठीक है, तीन डायरेक्शंस हो गई। देन रेन्ड बाय सस्कैचुआन रिवर इन द कनाडा, कनाडा में जो सस्कैचुआन रिवर है, कैचुआन रिवर वहां पे है, और मिसिसिपी रिवर जो यूएसए में है, ये वाटर बॉडीज है। ठीक है, जो मैंने बताया था अदर वाटर बॉडीज, ये दो वाटर बॉडीज हैं। यहाँ के अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे बेटा, द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल इंटीरियर में है, अंदर है। एंड दस इसलिए एक्सपीरियंस अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, इसीलिए ये कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट इफेक्ट महसूस करता है। कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है, और रॉकी माउंटेन इसे एज अ प्रोटेक्टर काम करता है, जैसे इंडिया के लिए हिमालयाज है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम प्रेरीज इन टेम्परेट ग्रासलैंड की प्रेरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल बीच में, इसलिए हार्ट ऑफ अमेरिका कहते हैं। और इसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि ये कॉन्टिनेंटलिटी टाइप का क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। कॉन्टिनेंटलिटी क्या आती है, अ प्लेस जहां पे अगर वाटर बॉडीज से डिस्टेंस है तो वहां पे ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्मी होगी, अगर वाटर बॉडीज के पास है तो वहां पे एक बिल्कुल ही ऑप्टिमम लेवल का टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, सो इस फैक्टर को बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। देन दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम द ओशियंस, क्योंकि ये जो है बहुत ओशियंस से अलग है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम देयर मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट, इसलिए यहाँ के प्रेरीज के क्लाइमेट में, क्योंकि प्रेरीज इसके आसपास मैंने बता दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या है, तो यहाँ पे मान लो कोई ग्रासलैंड है। ठीक है, मान लो कि ये हमारा रिवर बॉडी है, मैं बनाती हूँ अभी रिवर, ये जो हमारा है, दिस वन इज आवर रिवर बॉडी। ठीक है, ये पूरा हमारा रिवर बॉडी है, और इसके साथ ही ये वाला जो एरिया है हमारा, दिस वन, ये क्या है हमारा, ये वाला एरिया, ये मान लो कोई कॉन्टिनेंट है, ये वाला एरिया हमारा वाटर बॉडी है, और ये वाला एरिया हमारा कोई कॉन्टिनेंट है। और कॉन्टिनेंट के अंदर अगर ग्रासलैंड है तो ये वाटर बॉडी से तो दूर ही हुआ ना बेटा, तो वाटर बॉडी से दूर है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिटीज है। देन ये प्रेरीज है, तो ये प्रेरीज जो है वो वाटर बॉडी से थोड़ा दूर है, इसलिए ये क्या क्लाइमेट, इसका जो इफेक्ट है, मॉडरेटिंग इफेक्ट जो क्लाइमेट का होता है, वाटर बॉडीज का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है, मॉडरेटिंग मींस मैंने पहले ही बताया, मॉडरेट टेम्परेचर, वाटर बॉडीज के पास रहने से जब किसी भी कॉन्टिनेंट पे किसी भी प्लेस में टेम्परेचर बिल्कुल मॉडरेट हो जाता है, ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्म होती है, उसे बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। तो प्रेरीज में मॉडरेट टेम्परेचर क्लाइमेट में नहीं मिल पाता, क्यों, क्योंकि वाटर बॉडी से थोड़े से दूर है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। Thus this area has a wide range of temperatures with a hot summers and cold winters, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल हॉट होता है गर्मी में, और ठंडा होता है ठंडी में, है ना। तो हमें दो तीन फैक्ट
दो तीन पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं वो ये है बेटा कि सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज है, ये बिल्कुल हार्ट ऑफ अमेरिका बोला जाता है क्योंकि ये सेंटर में है। तीसरा मिसिसिपी रिवर है और सस्कैचुआन रिवर है यूएसए की, और कनाडा की मिसिसिपी रिवर है, ठीक है। कनाडा की सस्कैचुआन है और मिसिसिपी यूएसए की है, ठीक है। ये रिवर बॉडीज है यहाँ पे। अब इसके वेस्ट डायरेक्शन में हमने देखा कि वो है रॉकी माउंटेन है, और बाकी हमने देखा सदर्न में कनाडा का पोर्शन पड़ता है, तो ये हमने देख लिया। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कंटिनेंटलिटी यहाँ पे फैक्टर काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडीज नहीं है, गर्मी में ज्यादा गर्मी, ठंडी में ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक। देन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अक्रॉस द इंडलेस प्लेन्स ड्यूरिंग बोथ समर्स एंड विंटर्स। यहाँ पे चाहे समर हो चाहे विंटर हो बेटा, क्या होती है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है, हवाएं हमेशा चलती रहती है, घास बिल्कुल लहराते रहते हैं, बस बहुत खतरनाक है, देखेंगे आगे, ठीक है। In the northern prairies of the parts of the prairies which mainly fall in the Canadian region, the temperature fall lower than as -20 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स। विंटर्स में जो कनाडा में जो रीजन पड़ता है, प्रेयरीज कोई एक छोटे मोटे घर का नाम या छोटे मोटे जगह का नाम नहीं है, प्रेयरीज एक बड़ी ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पोर्शन विच इज फॉलिंग अराउंड या विच इज समवेयर अटैच्ड टू द कनाडियन रीजन हैविंग टेम्परेचर लेस देन -20 डिग्री मींस 0 डिग्री में बेटा बर्फ बन जाता है, पानी बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये -20 मीन्स की -1, -2, -3, -4, ऐसा कहते हैं -16 डिग्री सेल्सियस पे इंसान अगर पूरे कपड़े के साथ है फिर भी 1 घंटा से ज्यादा सर्वाइव नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे तो -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कितना ज्यादा है, ठीक है। द रेनफॉल वेरीज फ्रॉम जैसे कि 50 mm to 500 mm इन द वेस्ट टू 1000 mm इन द ईस्ट। ये इंडिया के साथ भी है, कैसे है मैं आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि 50 mm टू 500 mm वेस्ट में होता है, ठीक है, जबकि 1000 तक की mm की जो बारिश है वो कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। तो इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वेस्ट आता है राजस्थान में, इंडिया में राजस्थान ही आएगा ना, जहां पे अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। वही ईस्ट वाला जो डायरेक्शन आएगा वो नॉर्थ ईस्ट वाला आएगा, मेघालय वाला रीजन, और वही मेघालय में कितनी बारिश होती है, अराउंड 1000 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। तो राजस्थान वाला एरिया डेजर्ट है, वही अगर मैं मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो वहां पे ज्यादा बारिश होती है। तो एज सम वी आर हियर सीइंग, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे भी क्या हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट में रेनफॉल ज्यादा हो रही है, वेस्ट में कम है और रेनफॉल ईस्ट में ज्यादा हो रही है, ठीक है। सो द फास्ट ब्लोइंग विंड नेम चिनूक। चिनूक क्या है, एक वार्म एयर है, वार्म विंड है, ठीक है, वार्म विंड है, विंड नोन टू अफेक्ट द टेम्परेचर इन अ बिग वे एंड ऑल्सो मेल्ट अवे स्नो। ये कह रहा है स्नो को, ये जो स्नोफॉल होती है, जो स्नो जम जाती है उसको मेल्ट करने में चिनूक का बहुत बड़ा रोल है। चिनूक इज अ, वहां पे एक विंड चलती है जिसका नाम है चिनूक, वो क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है। तो इसे एक तरीके से लाइफ लाइन की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि अगर चिनूक नहीं चलेगी तो ठंड में बर्फ कभी पिघलेंगे ही नहीं, जब बर्फ नहीं पिघलेंगे तो ग्रासेस नहीं होंगी, और वहां के जो एनिमल्स हैं और जो पीपल हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। द एनुअल एवरेज रेनफॉल इज मॉडरेट, मॉडरेट वहां पे रेनफॉल है, नोन टू बी द अराउंड 50 सेंटीमीटर इन अ ईयर, 50 सेंटीमीटर ही वहां पे बारिश होती है पूरे साल में। एवरी 30 ईयर्स और सो, हर 30 साल में, या देयर इज अ बिग लॉन्ग ड्रॉप पीरियड विच लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स। ऐसा हर 30 सालों में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे ड्रॉट का पीरियड आ जाता है, और ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जितना कि राजस्थान के कुछ एरियाज में होती है, ठीक है। देन द मोस्ट फेमस, सबसे जो मोस्ट फेमस ड्रॉट या सूखा पड़ा था was in 1930 में पड़ा था, when the prairies were called the dust blows। तब यहाँ पे 1930 में पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि 1929 to 30
1929 to 30 का जो पीरियड था पूरी दुनिया में स्टारवेशन हो रहा था, मतलब भुखमरी हो रही थी, लोगों के पास प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रेयरीज में भी 1930 में क्या प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ये एक डस्ट बॉल में बदल गया था। डस्ट बॉल में इसलिए बदला था क्योंकि जब बेटा पानी ही नहीं रहेगी तो मिट्टी जो है धूल में बदल जाएगी, और धूल में बदलने की वजह से जो विंड स्ट्रांगली विंड ब्लो करते हैं उसकी वजह से डस्ट बॉल की तरह दिखेगा। ठीक है, देन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना मतलब, फ्लोरा मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, प्लांट्स, और फ्लोरा मीन्स, फौना मीन्स एनिमल। ठीक है, तो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फौना मीन्स एनिमल्स। तो आते हैं, क्लाइमेट्स आर मोर मॉइस्ट क्लोज टू द माउंटेन एंड ईस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट, नॉर्थ और माउंटेन एरियाज में क्लाइमेट काफी मॉइस्ट होता है। दे आर ड्राइएस्ट इन द सेंट्रल पोर्शन। सेंट्रल पोर्शन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ड्राई होता है। दिस क्रिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेयरीज। ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है एक ही प्रेयरीज के अंदर। जो सेंटर वाला पोर्शन है, मैंने बोला वो डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो वहां पे जो वाटर बॉडीज है बहुत कम है, और यहाँ पे एज वी नो दैट कि मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, तो इतना रेनफॉल भी नहीं होती कि ग्रीनरी रहे या फेवरेबल हो। बट द एरियाज जैसे कि नॉर्थ हो गया और इधर रॉकी माउंटेन्स के आसपास के जो एरियाज हैं वो काफी अच्छे से थोड़ा मॉइस्चर कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, देन द वेटर रीजन्स, taller grasses like the big blue stem and Indian grass। ठीक है, इंडियन ग्रास हो चाहे ये बिग ब्लू स्टेम की बात करें, ये मॉइस्चर वाले एरियाज में आसानी से हो जाते हैं। वेटर रीजन मतलब कि जो वेट एरिया है। Many species of flowers grow here. So many species of flower has been grow the wettest area in wettest area। ठीक है, then the plants can sometimes grow to be the 10 feet tall। कम से कम 10 फीट के यहाँ पे पौधे मॉइस्चर की वजह से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छी क्वांटिटी मिलती है वाटर की। ठीक है, in the areas that are great that get lesser rainfall, grasses of lesser height grows। जहां पे ज्यादा पानी है वहां की ग्रासेस अच्छी हो रही हैं, 10 फीट की हो रही हैं, लेकिन जहां पे कम पानी है वहां की जो ग्रासेस है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही हैं। As described above, the trees are very few। जैसा कि हमने बताया कि ट्रीज जो है वो काफी कम है as compared to grasses। The ones who exist are near areas with sufficient water, example the willows, poplars and elders। ठीक है, कुछ the one which exist near the areas which is sufficient water, ऐसे कुछ areas जो कि वाटर की सफिशिएंसी के पास हैं वो है विलोज, पोपलर्स एंड एल्डर्स। ठीक है, देन द ग्रासलैंड हैव लेजर वाइल्ड लाइफ एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जितनी वाइल्ड लाइफ होती है, किसी भी फॉरेस्ट में जितनी वाइल्ड लाइफ होती है उसके कंपेयर में हम बात करें तो यहाँ पे कम वाइल्ड लाइफ होती है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस, है ना, बिल्कुल ही ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड है, ये कोई जंगल थोड़ी है जहां पे ज्यादा जानवर रहेंगे, सर्वाइविंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, द बाइसन और द अमेरिकन बुफेलो। अमेरिकन बुफेलो को, जैसे इंडिया में अगर आप कहोगे ए भैंस तू इधर आ मेरे को मार, तो भैंस नहीं समझेगी, पर अगर वहां पे कह दोगे ए बाइसन, बुफेलो की जगह बाइसन, ठीक है, तो बाइसन कह दोगे तो वहां पे वो समझ जाएगी कि मेरे को बुला रहा है। ठीक, तो वो कह रहा है कि अमेरिका में अमेरिकन बुफेलो को बाइसन के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पाए जाते हैं कहाँ पे, टेम्परेट ग्रासलैंड विच इज प्रेयरीज फेसिंग एक्सटिंक्शन एंड लिस्टेड एज अ प्रोटेक्टेड। यहाँ पे बाइसन पाए जाते थे, पर बाइसन आज भी एक्सिस्टेंस पे आते हैं, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो काफी कम हो गई है, क्योंकि यहाँ से स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स भी होता है शिकागो में, और शिकागो में जब स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स होता है तो बाइसन की मीट भी खाई जाती है, जिसकी वजह से इनकी संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, देन द प्रेयरीज डॉग्स, रैबिट्स एंड द कोयोटेट्स एंड द गॉफर्स आर कॉमनली स्पॉटेड। यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स का नाम लिया गया है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेयरीज डॉग और रैबिट्स और कोयोटेट्स। ठीक है, तो प्रेयरीज डॉग्स आर एक्चुअली नॉट डॉग बट दे आर रोडेंट्स और अ रैट फैमिली। रैट फैमिली से बिलोंग करने वाले जो प्रेयरीज हैं, प्रेयरीज में रहने वाले जो रैट फैमिली से बिलोंग करने वाले जानवर हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, डॉग बोला जाता है। प्रेयरीज डॉग्स उन्हें बोला जाता है जो कि बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं बेटा, ये बिलोंग करते हैं किससे, रैट फैमिली से। दे आर कॉल्ड डॉग्स बेसिकली बिकॉज ऑफ देयर वेयरिंग।
वार्निंग कॉल साउंड्स लाइक अ डॉग बार्क। इनकी जो आवाज होती है ये बिल्कुल एक कुत्ते की तरह निकलती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रेयरीज डॉग। ठीक है, देन पीपल एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, पीपल और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द ग्रासलैंड हैव नाउ बीन कल्टिवेटेड इन अ बिग वे। यहाँ पे ग्रासलैंड काफी ज्यादा है, तो इस ग्रासलैंड को कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। किसमें चेंज कर दिया गया है, कल्टिवेटिंग लैंड में। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया को अगर मैं बोलूं कि कल्टिवेटिंग लैंड बना दो आप, तो डेजर्ट एरिया में मुश्किल आएगी, बट जहां पे ग्रासेस ग्रो कर सकती हैं, इसका मतलब है सॉइल इज फर्टाइल और यहाँ पे हैविंग चांसेस टू क्रॉप। ठीक है, सो द पीपल हैव सेटल्ड डाउन टू मेक द यूज ऑफ द फर्टाइल सॉइल। तो फर्टाइल सॉइल की यूज के लिए लोग यहाँ पे रहना शुरू करते हैं। देन द ह्यूज फार्म हैव कम्स अप, और इसीलिए ढेर सारे फार्म भी यहाँ पे आ गए हैं। So along with the agriculture के साथ, which is affected by the extreme climatic periods, the people have maintained dairy, meat industry and subsidiary as the subsidiary industry। क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, तो मेनी ऑफ द टाइम क्रॉपिंग या वहां पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन्होंने सब्सिडरी भी रख रखा है। मतलब एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर रखी है, जैसे मीट की इंडस्ट्री और किसकी इंडस्ट्री, डेयरी की। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी और मीट के लिए भी कर रखी है। ठीक, तो अब आप सोचोगे कि मीट के लिए मैंने पहले ही बताया कि बाइजन से रिलेटेड है, क्योंकि बाइजन को क्या करते हैं भाई, खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी संख्या भी कम हो गई है। व्हीट इज द मेन क्रॉप, यहाँ का जो व्हीट है, व्हीट एक मेन क्रॉप है, क्योंकि गेहूं जो है थोड़ा कम पानी में भी हो जाता है, लेकिन जो चावल होता है, बेटर राइस होता है, उसके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, सो व्हीट इज द मेन क्रॉप बिकॉज it is done with the modern equipment and technology in this area gets a large produce of wheat। ठीक है, यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मशीन्स के साथ क्या होता है, व्हीट की क्रॉपिंग की जाती है, इसलिए यहाँ पे व्हीट काफी ज्यादा होता है। दिस एरिया thus get the name of the as the granary of the world। इस एरिया को क्या कहते हैं, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की ग्रेनरी कहते हैं। ग्रेनरी मतलब जहां पर ग्रेन्स वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ग्रेनरी मतलब ग्रेनरी उस प्लेस को कहते हैं जहां पे ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, हम सबके घर में जो स्टोर हाउस होता है, वहां पे अगर हम ग्रेन्स को रखें, चावल दाल आटा काफी ज्यादा रखें, तो उसे ग्रेनरी बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये दुनिया का ग्रेनरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहते हैं। इसको एक और नाम देते हैं व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हीट बास्केट, एक ऐसा बास्केट जो कि व्हीट का ही भरा हुआ है, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का व्हीट बास्केट कहते हैं। कॉर्न, बार्ली, पीज, ओट्स यहाँ के बेसिकली क्रॉपिंग है। ठीक है, व्हीट के अलावा क्या होता है, कॉर्न होता है, बार्ली होता है, पी होते हैं, ओट्स होते हैं, और ऑल्सो ग्रोन द फॉडर क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स जिसको खाते हैं उसे बोलते हैं फॉडर क्रॉप। यहाँ पे हो जाता है आराम से। ग्रोस टू सस्टेन द एनिमल्स, एनिमल्स के लिए यहाँ पे होता है। द अदर माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैव आल्सो कम अप इन दीज रीजन्स। इस रीजन में अलग अलग तरीके की माइनिंग और अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, द फार्मर्स ऑफ द प्रेरीज हैव अ लार्ज पीसेस ऑफ लैंड। इनके पास क्या होती है, बहुत लार्ज पीसेस होती है लैंड की। किनके पास, फार्मर्स के पास। जो फार्मर्स है प्रेरीज के, इनके पास काफी बड़ी बड़ी वो होती, क्या होती है, जमीन होती है। एंड दे हैव द रिसोर्स टू बाई technology from the equipments like the tractors, seed drills, combined harvesters, etc. क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लैंड्स हैं, वहां पे कल्टीवेशन हो सकता है, तो लोगों के पास जो इतनी ज्यादा जमीन है कि वो आसानी से नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इतना खराब नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे होता है व्हीट, ओट्स, बार्ली, सारी चीजों को वो सेल आउट करके अपना इनकम बना लेते हैं। और अगर इनकम नहीं बन पाता तो उनके पास सब्सिडरी में इंडस्ट्रीज वगैरह भी होते हैं, जैसे डेयरी और मीट प्रोडक्शन करते हैं ये, उनके पास काफी अच्छी इनकम आ जाती है। ठीक है, दे बाई द बेटर वेराइटीज ऑफ सीड्स, ये बेटर वेराइटी के सीड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर, सीड ड्रिल और ट्रैक्टर्स। ठीक है, they are educated and have the facilities of the soil testing and the weather
forecasting. All this helps to get better yield from the farmers. हमारे इंडिया के जो फार्मर्स होते हैं बेटा, उनके पास क्या होता है, उनके पास हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ये सारी चीजें नहीं होती. अगर होती भी है तो दे आर नॉट मच मोर अवेयर रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. पर यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं. हमारे यहाँ कभी देखा है आपने कि कोई पढ़ा लिखा किसान हो? कभी नहीं होता है. जो लेस एजुकेटेड है दे आर फार्मर्स, बट यहाँ पे वेल एजुकेटेड पीपल आर यूजिंग सो मेनी टेक्नोलॉजीज, और वो यहाँ पे फार्मिंग का काम करते हैं. और एजुकेशन इनकी इतनी अच्छी होती है कि कहीं ना कहीं ये सॉइल की चेकिंग वगैरह की फैसिलिटीज भी जानते हैं और कर भी लेते हैं खुद भी. और ये एजुकेशन हर चीज में हेल्प करती है बेटा. तो वेल एजुकेटेड जो फार्मर्स होते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प लेते हैं. ठीक है. देन द एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी हेल्दी. यहाँ पे एनिमल्स भी खा खा के बिल्कुल मोटे मोटे रहते हैं बेटा. ठीक है. द एंड आर मैनेज विद द केयर एंड बेटर विटानिटी सपोर्ट. यहाँ पे अच्छे से इनकी केयर की जाती है, खा पिला के एकदम तंदुरुस्त किए रहते हैं, जैसे मेरी मम्मा ने मुझे किया है. ठीक है. एंड दे गेट गुड क्वालिटी फोडर. इवन गुड क्वालिटी का इन्हें चारा मिलता है खाने के लिए, अच्छी खासी हरी हरी घास मिलती है. इवन मिल्किंग इज डन बाय द मैकेनिकल मीन्स. यहाँ पे मैकेनिकल तरीके से मिल्किंग मतलब दूध निकाला जाता है. एंड द कैटल आर लुक्ड आफ्टर बाय द सम स्टर्डी मैन. कुछ स्टर्डी मैन के द्वारा उनकी कैटल्स का ध्यान भी रखा जाता है. अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक बॉय को हायर करोगे ताकि आपके एनिमल्स की देखरेख कर सके. ठीक है. उसे बोलते हैं काउ बॉय. इंडिया में ऐसा नहीं होता, गायों को छोड़ दिया जाता है. ठीक है. ही इज एन एनिमल हर्डर, टेम कैटल ऑन रेंचेस इन द नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज. नॉर्थ अमेरिकन के जो रेंचेस है वहां पे एनिमल्स के लिए बेसिकली काउबॉय हेल्प करता है. अब आप बोलोगे रेंचेस क्या है? रेंचेस ओपन ग्रासलैंड है. क्या है? ओपन ग्रासलैंड. यहाँ पे बफर सिस्टम होता है, क्योंकि बफर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हम लोग शादी में जाते हैं तो अगर हमें खुला छूट दे दिया जाए कि जो मर्जी सो खाओ, तो हम अलग अलग चीजें अपने मन के खाएंगे और जल्दी मोटे हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन अगर मम्मा कह दे या कहीं बंद कर दिया जाए आपको और कहा जाए कि मैं आपको रोज रसगुल्ले खिलाऊंगा, रोज रसगुल्ले खिलाऊंगा, रोज रसगुल्ले खिलाऊंगा, तो आप क्या खाना पसंद करोगे रोज रोज? मे बी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक पसंद आए, उसके बाद आप पसंद नहीं करोगे. ठीक है. तो वैसे ही एनिमल्स के साथ है. जब वो रेंचेस में काउबॉय लेके जाता है तो एनिमल्स को अपने मर्जी का घास खाने को मिलता है, तो उनकी बॉडी और ज्यादा अच्छे से हेल्दी होती है. ठीक है. देन टुडे अ वेरी लिटिल ऑफ द ओरिजिनल प्रेरीज सर्वाइव. Only 1 or 2% of the lands is left for its natural state. कह रहा है आज प्रेरीज कल्टिवेटेड लैंड में इतना ज्यादा बदल चुकी हैं, लोग खेती करने लगे हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन जो प्रेरीज की थी आज वो नहीं देखने को मिलती. ठीक है. 1 या 2% है. मच ऑफ द लैंड हैज बीन कन्वर्टेड फॉर द एग्रीकल्चरल यूज. एग्रीकल्चरल यूज के लिए मैक्सिमम लैंड को कन्वर्ट कर दिया गया है. Urban areas are combining up. Combine हो रही है urban areas and genetic and biological diversities of the plants and animals are disappearing. जो वहाँ के real, natural जो plants और animals का जो genetics था, मतलब genetics means something जो कि अपने original characteristics को contain करे. ठीक है. तो वो रियलिटी उनकी जो रियल उनका अपनापन था, रियलिटी यूनिकनेस थी, वो खत्म हो रही है कहीं ना कहीं. और क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होते चला जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वी आर कमिंग द हर्ड्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ बाइजन्स हैव बीन वाइप्ड आउट. और थाउजेंड्स ऑफ बाइजन्स जो है वो भी बाहर हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट टू एजुकेट पीपल अबाउट द प्रेरीज. इसलिए प्रेरीज के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए कई स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव मूवमेंट्स किए गए हैं, इफेक्टिव स्टेप्स लिए गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द वेल्च. वेल्च क्या है? द वेल्च इज अ डच वर्ड. ये एक डच वर्ड है which means a field. फील्ड को जैसे मैंने यहाँ पे बोलेंगे घास के मैदान, इंडिया में क्या बोलेंगे? घास के मैदान, है ना. ग्रासेस के जो फील्ड है, द फील्ड ऑफ ग्रासेस, हम उसे बोलेंगे घास के मैदान. तो नॉर्थ अमेरिका में क्या कहते हैं? नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं प्रेयरीज. क्या बोलते हैं? प्रेयरीज. यहाँ पे हम बोलते हैं भैंस. क्या बोलते हैं बेटा? भैंस. इंग्लिश में बोले तो बुफेलो. वैसे अमेरिकन में बोले अगर तो क्या बोलेंगे? अमेरिकन लैंग्वेज में बाइजन बोलेंगे. ठीक है. बाइजन.
तो एज सेम जो वेल्ज है, वेल्ज एक डच लैंग्वेज है। क्या है? डच लैंग्वेज। वैसे अगर इसको इंग्लिश में देखें तो क्या कहेंगे? फील्ड। एक बहुत बड़े से फील्ड को, मैदान को हिंदी में क्या बोलेंगे? मैदान को क्या बोलेंगे? फील्ड। ठीक है, तो इसी मैदान को हमने डच लैंग्वेज में वेल्ज बोलना शुरू किया है। द ग्रासलैंड फाउंड इन द साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका का है। द टर्म वेल्ज समटाइम्स स्पेल्ड वेल्ज इन इंग्लिश, इंग्लिश में से वेल्ज भी बोलते हैं, वैसे इसका नाम है वेल्ज। ठीक है, is a term used to define the certain wide open rural spaces of southern अफ्रीका। southern अफ्रीका के रूरल एरियाज में जो घास के बड़े बड़े मैदान हैं, छूटे हुए हैं, ऐसे फील्ड जो बिल्कुल ही खाली हैं, उसे क्या बोलते हैं? वेल्ज बोलते हैं। It is used in a particular to refer the flatter areas or district covered in a grass। एक फ्लैटर एरिया या कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कवर्ड इन अ ग्रास, कोई डिस्ट्रिक्ट अगर ग्रास से कवर्ड हो या फिर कोई खुला एरिया हो, और यहाँ पे उसे क्या बोलेंगे? वेल्ज बोलेंगे। ये लो स्क्रब, यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रबर प्लांट्स पाए जाते हैं, स्पेशली इन द सदर्न अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड नामीबिया। ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। द वेल्स आर बाउंडेड बाय द क्या है? ड्रकेंसबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट, यहाँ पे ड्रकेंसबर्ग माउंटेन ईस्ट में है और कालाहारी डेजर्ट इसके वेस्ट में है। जैसे हमने प्रेयरीज में देखा था, सदर्न में क्या था? सदर्न में हमारा था कनाडा, और ईस्ट और वेस्ट में क्या रहे थे? रॉकी माउंटेन्स, मिसिसिपी रिवर एंड सस्केचुआन रिवर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है? कालाहारी डेजर्ट कहाँ आ रहा है? वेस्ट में, और ये जो ड्रकेंसबर्ग है ये ईस्ट में आ रहा है। ठीक है, द लिम्पोपो एंड ऑरेंज रिवर ड्रेन द एरिया, यहाँ पे दो रिवर है जिसका नाम है लिम्पोपो एंड ऑरेंज रिवर, ये इस एरिया को ड्रेन करते हैं। ठीक है, यहाँ के क्लाइमेट की अगर हम बात करें, सो द क्लाइमेट रिमेन्स वार्म एंड ह्यूमिड, यहाँ का जो क्लाइमेट है वार्म और ह्यूमिड रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल। बट द हायर रीजन रिमेन कूल, लेकिन यहाँ का जो हायर रीजन होता है वो ठंडा होता है। मतलब क्लाइमेट नीचे वाला जो एरिया है ये हॉट होगा, बट ऊपर वाला जो एरिया है थोड़ा सा ऊपर वाला, ये क्या होगा? कोल्ड होगा। द रीजन इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, जितने आप हाइट पे जाओगे उतना जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, इसलिए हमें हिमालय पे ठंडी लगती है। द क्लाइमेट ऑफ द वेल्स इज अ हाईली वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है, पर क्यों? क्योंकि नीचे के जो एरियाज है वहां पे गर्मी होती है और ऊपर के जो हाइट के एरियाज है वहां पे ठंड होती है, तो वेरिएबल तो है ही टेम्परेचर। बट इट्स जनरल पैटर्न इज माइल्ड विंटर्स फ्रॉम मई टू सितंबर। अगर मई से सितंबर में आपको इंडिया में गर्मी लग रही है तो निकल जाना साउथ अफ्रीका, वहां पे आपको ठंडी मिलेगी। ठीक है, देन द समर्स फ्रॉम नवंबर टू मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने मंथ हो गए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जब हमारे यहाँ पे जब ठंडी लगती है सबको, तो वहां पे उस टाइम पे साउथ अफ्रीका निकल जाना, वहां गर्मी होगी। आर माइल्ड विद कंसिडरेबल वेरिएशंस इन द डेली टेम्परेचर्स एंड एब्यूडेंट सनसाइंस, यहाँ पे एब्यूडेंट सनसाइंस होंगी और यहाँ गर्मी पड़ेगी, तो डेली का जो टेम्परेचर है वो इस तरीके से कुछ काम करता है। रेन जो होती है मोस्टली अकर्स इन समर्स, रेन यहाँ पे समर्स के आसपास होती है। मंथ इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी एंड थंडर स्टॉर्म्स, हाई थंडर स्टॉर्म के साथ यहाँ पे बारिश होती है गर्मियों के टाइम पे। अब हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना की। इन द हाई वेल्ज एरियाज में क्या होता है? देयर आर ओपन वुडलैंड, एक ओपन वुडलैंड होता है जहाँ पे छोटे मोटे प्लांट्स और ग्रासेस होती हैं, पौधे होते हैं, वो जब सूख जाते हैं तो एक वुडलैंड में बदल जाते हैं। ठीक है, वुडलैंड मतलब जो लकड़ी जहाँ पे बहुत ज्यादा हो। ठीक, वुडलैंड जिसका नाम है सवाना, ये डोमिनेटेड किसके द्वारा डोमिनेटेड है? टाल पेरिनियल ग्रासेस एंड फ्लावरिंग हर्ब्स व्हिच readily catches fire during the dry seasons। यहाँ पे एक ऐसा वुडलैंड है, यहाँ पे वुडलैंड ऐसा एरिया है जहाँ पे गर्मी होती है बिल्कुल, और यहाँ पे सूखे स्टेम्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। सूखे स्टेम और प्लांट्स होने की वजह से यहाँ पे गर्मियों में आग लग जाती है। द लो वेल्ज एवरीवेयर सपोर्ट्स अ पार्क लाइक द प्लांट्स कवर्ड इन द हायर एरियाज। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज आर अकाशिया एंड मैरूला, लेटर बियरिंग एंड
इंटॉक्सिकेटिंग प्लम लाइक फ्रूट, ठीक है, यहाँ पे फ्रूट्स होती हैं, ट्रीज होती हैं, जैसे कि अकेशिया हो गया, इंटॉक्सिकेटिंग प्लम पाया जाता है, प्लम इंटॉक्सिकेटिंग प्लम्स पाए जाते हैं, एटसेट्रा। द ओपन ग्राउंड इज डोमिनेटेड बाय रेड ग्रास, लेकिन जो ओपन ग्राउंड होता है उसमें लाल घास पाई जाती है, हरी नहीं पाई जाती, हरी घास पाई जाती है प्रेरीज में, नॉर्थ अमेरिका के। द एनिमल्स फाउंड हियर इन द वेल्ज आर, यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाएंगे वो भी घास के कलर के होंगे, सूखी वाली घास लिटिल बिट येलोइश कलर की होती है ना, तो इस पे हाइड करने के लिए एनिमल्स बहुत ज्यादा अपने आप को हाइड कर लेते हैं, मतलब बड़ी बड़ी घास होती है येलो येलो, इसी में अच्छे से बिल्कुल येलो येलो कलर के एनिमल्स छुप जाते हैं। जैसे लॉयन, लॉयन का कलर आप देख लीजिए, उसके तो पूरे बॉडी में मेरे को घास ही घास नजर आता है, ठीक है। देन लेपर्ड, चीता, तेंदुआ, चीता एंड कुडूज, ठीक है, ये था। अब कुडूज क्या होता है? द टस्क ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट, एलिफेंट का एक अफ्रीकन एलिफेंट का एक टाइप है जिसको 11 फीट की इसकी क्या होती है, इसके टस्क होते हैं ना, और विच इज मोर देन द नॉर्मल हाइट ऑफ द रूम, ये कि नॉर्मल हाइट होती है रूम की उसकी इतनी ज्यादा टस्क होती है। एलिफेंट की जो स्किन होती है 4 सेंटीमीटर की होती है, मतलब काफी ज्यादा थिकी होती है, थिक एंड हैज अ फाइन कवरिंग ऑफ हेयर, और यहाँ पे हेयर भी होती है। दीज ग्रासलैंड्स आर होम टू अ ग्रेट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स का घर है, ये कौन सा, सवाना और ये जो हम पढ़ रहे हैं वेल्स, ठीक है। देन द लायन, चीता, एलिफेंट एटसेट्रा, राइनोसरस, हिप्पोपोटामस, जिराफ और एंटीलोप्स, बग एंड जेब्रा यहाँ पे पाए जाते हैं। लायंस आर एक्चुअली एस्लीप फॉर अ लार्जर पार्ट ऑफ द डे, मैक्सिमम यहाँ पे लायंस सोते हुए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है, गर्मी में तो मेरे मम्मा को भी नींद आती है, आपके मम्मा को भी नींद आती है, और हमें ऑफिस में भी नींद आती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्मी के दिन बहुत लंबे होते हैं, बहुत सुस्त कर देते हैं, हमें लेजी बना देते हैं, तो यहाँ पे ये असर हमें टाइगर पे भी, सॉरी लायन पे भी देखने को मिल रहा है। एज मच 22 आवर्स अ डे दे आर स्पेंड इन द रेस्टिंग, ये रेस्ट करते हैं और घूमते हैं इधर से उधर, रेस्ट फॉर हंटिंग फूड, और जो 24 घंटे में से 22 घंटे तुम आराम करते हो, तो कितने घंटे हंटिंग करते हो? सिर्फ 2 घंटे, मतलब यहाँ जाने पे ज्यादा खतरा नहीं है, बस ये 2 घंटे वाले टाइम पे ना पहुंच जाए, वरना शेर बहुत ज्यादा भूखा होगा, क्योंकि 22 घंटे से उसने आराम किया है, तो पकड़ के ना आपको समझ जाओ, ठीक है। देन नॉर्मली द लॉयलेस हंट फॉर द फूड एंड शेयर विद द फैमिली, नॉर्मली यहाँ पे देखा गया कि जो लॉयलेस होती है वो फूड को हंट करके ले आती है और फूड को अपने फैमिली के साथ, मतलब ये लॉयन हस्बैंड के साथ और उनके छोटे छोटे जो काल्फ होते हैं, कब होते हैं, सॉरी कब, उनके साथ शेयर करती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अब देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द विलेजेस, मैक्सिमम लोग यहाँ पे गाँव में रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द रीजन इज अनसुटेबल फॉर द कल्टिवेशन बट गुड फॉर ग्रेजिंग, या एनिमल के ग्रेजिंग के लिए, एनिमल्स को घास खिलाने के लिए तो काफी अच्छा है, बट हमारे लिए रहने के लिए और या खेती के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। द पीपल कीप्स हर्ड्स ऑफ अ कैटल, लोग यहाँ पे एनिमल्स को धीरे मतलब डोमेस्टिकेशन पालते हैं अच्छे से, एंड शिप्स रियरिंग इज एक्सटेंसिव, और यहाँ पे शिप रियरिंग भी होती है। मेरिनो वूल इज अ प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर हियर, यहाँ पे मेरिनो वूल बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज, और लार्जर क्वांटिटीज में यहाँ पे मेरिनो वूल भी पाया जाता है, विच इज द स्पेशलिटी ऑफ साउदर्न अमेरिका, सदर्न अफ्रीका। डेयरी फार्मिंग इज द अदर पॉपुलर ऑक्यूपेशन, यहाँ का पॉपुलर ऑक्यूपेशन क्या है? डेयरी है। कैटल आर मेंटेन्ड एंड चीज एंड मिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन अ ह्यूज क्वांटिटीज इन दिस एरियाज। देखो, अगर यहाँ पे अच्छी खेती होती तो हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे लगते, लेकिन यहाँ पे जो लैंड है एरिया बेल्ट का सदर्न अफ्रीका का, वो प्रॉब्लम करता है खेती के लिए, तो लेकिन एनिमल ग्रेजिंग के लिए अच्छा है, तो हमने इनडायरेक्ट तरीके से लैंड को यूज किया। ये लैंड है, एग्रीकल्चर हो जाती तो हम डायरेक्टली ये करते, लेकिन हमें पता है कि कोई अगर एनिमल है 4 टांग वाला, कोई 4 टांग वाला मान लो एनिमल है, जैसे ये इंसान है, इसका एक एनिमल है, ये रहा एनिमल बेटा, इसकी पूंछ है, ठीक है, तो ये ग्रेज करेगा घास को, घास खाने के लिए मिलेगा, फिर ये इनसे दूध निकाल के डेयरी का काम करेगा, इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, ठीक है। देन द पीपल ग्रो सम मैज एंड वेजिटेबल्स, कुछ थोड़े मोटे अनाज, वेजिटेबल, मैज मतलब होता है मक्का बेसिकली, बट मक्का में पॉपकॉर्न जिससे बनता है, तो पॉपकॉर्न का जो बेबी कॉर्न होता है उसे सूख जाता है, उसे मैज बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, और जो वेजिटेबल्स होते हैं कुछ ग्रो करते हैं। बिसाइड मैज के अलावा यहाँ पे वीट, टोबैको और फ्रूट्स होते हैं, एंड द रीजन इज रिच इन मिनरल्स,
यहाँ पे और भी अलग अलग तरीके के मिनरल्स बोलते हैं पाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही खराब है, क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है, ठीक है, दुनिया का गोल्ड। मैंने क्या कहा, यहाँ पे पीले कलर के जानवर, पीली कलर की घास और पीले कलर का गोल्ड पाया जाता है। वेरी नाइस। पीला कलर घास क्यों है, क्योंकि ड्राई होता है। पीले कलर के एनिमल्स क्यों, क्योंकि वही घास खाते उन्हें हाइड करने के लिए एनवायरनमेंट ने ऐसा बनाया है। और पीला गोल्ड क्यों होता है भाई, ये तो फिर किसी आपको केमिस्ट्री के या फिजिक्स के टीचर से पूछना पड़ेगा। एंड जोहान्सबर्ग इज द फेमस गोल्ड माइनिंग, गोल्ड के लिए तो जोहान्सबर्ग है। और किम्बर्ले किसके लिए है भाई, डायमंड के लिए भी पाया जाता है। मतलब गोल्ड और डायमंड यहाँ साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, गोल्ड और डायमंड। तो गोल्ड और डायमंड का, गोल्ड का बेसिकली सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ग्रासलैंड हमने पढ़ लिया, यूएसए एंड कनाडा नोन एज द प्रेरीज, ठीक है, लेट्स रिकॉल। एंड सदर्न अफ्रीका, दीज ग्रासलैंड्स आर नोन एज द वेल्ड्स और वेल्ड्स, इसको बोलते हैं प्रेरीज। एक कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है। रेनफॉल 50 mm टू 500 mm होता है वेस्ट में और 1000 mm ईस्ट में होता है। इसकी जो मेन एक्टिविटी है वेस्टर्न साइड में, प्रेरीज इज कैटल रियरिंग, वेस्ट में कम बारिश होती है तो सिर्फ कैटल का इस्तेमाल, कैटल रियरिंग होती है। जानवर पालो, जानवर किसी भी तरीके का घास को खा सकते हैं। और जो ईस्ट साइड है ऑब्वियस सी बात है वहां पे प्रोडक्शन होगा, खेती होगी, ठीक है। प्रेरीज इज नोन एज द व्हीट प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मेकिंग इट द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, से दुनिया का ग्रेनरीज कहा जाता है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो हमने देखा कि लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड किस तरीके की होती है। हमने दो जगह के बारे में पढ़ा था, एक तो हमारा था नॉर्थ, क्या था बेटा, एक तो हमारा था नॉर्थ अमेरिका का और दूसरा था साउथ अफ्रीका का, ठीक है। तो दो था, एक तो नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज और दूसरा था साउथ अफ्रीका का वेल्ड्स, ठीक है, वेल्ड्स। ये हमने पढ़ा कितनी ज्यादा वैरायटी पाई जा रही थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।